नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन तीसरी लहर को लेकर सतर्क है, तो वही लोग लापरवाही करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही देश में 15,50,377 एक्टिव केस भी सामने आए हैं। वही 3,50,85,721 डिस्चार्ज हो चुके हैं। वही 48,60,066 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन तीसरी लहर को लेकर लगातार सतर्क है। ऐसे में लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि वही देश में 15,50,377 एक्टिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद पता चल रहा है कि लोग कितने लापरवाह हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कि लोग लापरवाही ना बरतें, लेकिन लोग लगातार लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर सरकार की ओर से लगातार प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोग फिर भी नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 8,900 केस सामने आए, तो वही 51,253 एक्टिव केस है, तो वही 7,85,518 लोग अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। वही अगर बात करें आपको बता दें कि मौतों की, तो वही 10,104 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना की लगातार ग्राफ हमें डरा रही है, जहां 51,253 एक्टिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लगातार ये ग्राफ डराने वाली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कोरोना से, जहां पर 8,900 नए संक्रमित मामले पाए गए हैं, जहां पर 51,253 एक्टिव केस है। बता दें कि कोरोना की लगातार रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। वही आपको बता दें कि 8,900 नए संक्रमित मामले मिलने के बाद से हड़कंप मच गई है, जहां पर 51,253 एक्टिव केस सामने आए हैं। वहीं पर कोरोना की बढ़ती रफ्तार बेहद ही भयावह है। ऐसे में लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। बता दें कि फरीदाबाद में 1,396 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वही हिसार में 272 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। वही करनाल में 360 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस जिले में कितने नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 3,378 पॉजिटिव केस, तो वहीं फरीदाबाद में 1,396 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वहीं हिसार की बात करें तो आपको बता दें कि 272 पॉजिटिव केस सामने आई है। तो वहीं सोनीपत में 414 नए मामले सामने आए। तो वहीं पानीपत में 207 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं पंचकुला में 718, करनाल में 360 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वही पानीपत की बात करें तो 207 नए मामले सामने आए हैं। वही पंचकुला में 718 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वही अगर बात करें अंबाला की, तो आपको बता दें कि 536 नए मामले सामने आए हैं। सिरसा में 214 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वही कोरोना की लगातार बढ़ती हुई रफ्तार लोगों को डरा रही है, जहां रोहतक में 240 नए मामले सामने आए हैं। तो वही यमुनानगर में 196 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। भिवानी में 103 नए मामले सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में 113 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। महेंद्रगढ़ में 49 नए मामले सामने आए हैं। जिंद में 113 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रेवाड़ी में 152 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की लगातार लोगों की बढ़ती हुई रफ्तार लोगों को बेहद ही डरा रही है, जहां झज्जर में 180 पॉजिटिव केस सामने आए हैं।
वही बात करें अंबाला की, तो अंबाला में 236 नए मामले सामने आए हैं। वही फतेहाबाद में 65 नए मामले सामने आए हैं। कैथल में 95 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की लगातार बढ़ती हुई रफ्तार लोगों को डरा रही है, जहां पलवल में 13 नए मामले सामने आए हैं। वही चरखी दादरी में 45 पॉजिटिव केस नए सामने आए हैं। नू में 33 नए मामले सामने आए हैं। रेवाड़ी में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के 152 नए मामले सामने आए। हालांकि 1110 कोविड सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। तो वहीं रविवार को कुल 1332 लोगों की कोविड जांच हुई। वहीं जिले में अब कोरोना संक्रमण की कुल 442 नए मामले सक्रिय है। वहीं बढ़ते संक्रमण के बाद जिला प्रशासन ने संडे बाजार पर भी रोक लगा दी है। तो इसके बावजूद भी लोग नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही को देखते हुए सरकार मजबूरन लॉकडाउन जैसा सख्त कदम भी उठा सकती है। आज हमारे जो कोविड वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो गया। 16 जनवरी 2021 से हमने कोविड वैक्सीनेशन शुरू किया था। तो उस टाइम लोगों के मन में काफ़ी डर था कि भाई पता नहीं वैक्सीन क्या होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। लोगों के मन में डर था। फिलहाल हम जो रेवाड़ी ज़िले में 108% लोगों को फर्स्ट डोज लगा चुके हैं और जो हमारी सेकंड डोज है वो भी हमारी 88% लोगों को लग गई है। इसके साथ साथ हम बच्चों को भी 15 से जो 17 साल के बच्चे हैं उनको भी स्कूलों में और गांव-गांव वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो वो भी हमारा 58% हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगवाने वाला पंचकुला तीसरा जिला बन गया है। वहीं सबसे पहले गुरुग्राम और फिर अंबाला ने ये लक्ष्य हासिल किया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयास के चलते पंचकुला को यह सफलता मिली है। तो वहीं पंचकुला वासियों ने वैक्सीन लगवाने में उत्साह भी दिखाया है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर मीनू शासन के अनुसार पंचकुला में अब तक वैक्सीन की पहली डोज 110.6% यानी कि 5,36,268 लगवा चुके हैं, जबकि दूसरी डोज 100.45% यानी कि 4,86,658 लोग लगवा चुके हैं। वहीं पंचकुला में 15 से 17 साल के युवाओं की टारगेट जनसंख्या 40,000 है, जिसमें से अब तक 47.6% यानी कि 18,665 किशोर वैक्सीन लगवा चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बीच वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगवाने वाला पंचकुला तीसरा जिला बन गया है। रोहतक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बयान दिया है। हुड्डा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और यूपी में कांग्रेस की स्थिति काफी बेहतर होगी। तो वहीं यूपी में बीजेपी छोड़ रहे विधायकों और मंत्रियों को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। बता दें कि हुड्डा ने कहा कि बीजेपी यूपी में कमजोर होती हुई नजर आ रही है। वहीं डाडम हादसे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि हादसे की जांच होनी चाहिए, जिसमें कई हजार करोड़ का घोटाला भी सामने आएगा। टिकटों का बंटवारा हो रहा है, जैसे यूपी का हो गया और विभिन्न का है। तो उत्तराखंड है, पंजाब है, यूपी है। इस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति अच्छी है वहाँ पे। तो कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी और यूपी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी। कुछ जांच होनी चाहिए जिस बेरहमी से वहाँ काम हुआ है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। इसी वास्ते जांच में संकोच नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहते भी फसलों को मैंने कहा गिरदावरी करनी चाहिए। बहुत जगह तो बिजाई नहीं हो रही, अब तक पानी खड़ा है और इससे जो है किसान का बड़ा नुकसान है। पिछली बार की भी अभी मुआवजा नहीं मिला है लोगों को। तुरंत गिरदावरी करा के मुआवजा देना चाहिए किसान को। पहले डीएपी की किल्लत हुई, अब यूरिया की हुई और जो है लाइन में हमारी बहन बेटियों को लगना पड़ता है। थाने में
जो है खाद बटा है इनका, क्योंकि समय पर फैसला ना लेने से हरियाणा सरकार की कमजोरी है कि समय पे फैसला लिया जाए और उतना ही खाद पहले उपलब्ध कराया जाए तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इनका पता नहीं, इनको उस तरफ सोच ही नहीं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सिरसा पहुंचे। यहां उन्होंने डडवाली रोड पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने सिरसा क्लब में नवनिर्मित द लाउंज भवन का उद्घाटन भी किया और आवासीय भवन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से खास बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं के लिए 75% आरक्षण लागू होने को ऐतिहासिक भी बताया। उन्होंने कहा कि पोर्टल की शुरुआत की जा चुकी है, युवा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो तीसरी वेव कोविड की आई है और इसके अंदर जिनको कोविड हो रखा था उनको भी दोबारा हुआ है और दोनों वैक्सीनेशन के बावजूद भी हुआ है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, एहतियात बरतो और एहतियात के साथ साथ अपनी अगर डोज पूरी नहीं हुई भी कोविड की तो वैक्सीनेशन की डोसेज भी पूरी करवाओ। माइल्ड जरूर है मगर जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं और डे बाय डे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा इससे लड़ने का वेपन है। हरियाणा कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट में हुए धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जहां पंचकुला पुलिस ने इस मामले में सिंचाई विभाग के क्लर्क को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी की पहचान मुकेश कुमार गांव हरिपुर सेक्टर 4 निवासी के रूप में हुई है और आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस इस मामले में आरोपी मुकेश समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस फर्जीवाड़े मामले में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। नांगल चौधरी विधानसभा के गांव थानावास में विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने खेल ग्राउंड का शिलान्यास करते हुए गांव को 3 बड़ी सौगात दी है। विधायक ने गांव के खेल स्टेडियम के लिए 14 लाख की ग्रांट देकर युवाओं का हौसला बढ़ाया है और कहा कि इस गांव के लिए 2 ऐसे कठिन कार्य थे जो नहीं होने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से वह दोनों ही काम संपन्न हुए हैं, जिसमें एक स्कूल और अपग्रेड करवाना है और दूसरा पशु अस्पताल का खुलवाना। वहीं ग्रामीणों ने विधायक की ओर से किए गए विकास कार्यों को सराहते हुए कहा कि विधायक ने गांव के लिए जो अथक प्रयास और विकास किए हैं वो आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेगी। बता दें कि नांगल चौधरी में खेल ग्राउंड का शिलान्यास किया गया, जहां पर अभय सिंह यादव ने शिलान्यास किया। जैसे मैं सभी साथियों से दस्तों से हमारे गांव के सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ, ताली बजा के एक बार विधायक साहब का बहुत जोरदार स्वागत करेंगे गर्मजोशी के साथ। डॉक्टर अभय सिंह यादव। देखिए, इसका अकेले धनवास के बच्चों को नहीं, आसपास के सभी बच्चों को लाभ मिलेगा और इसको अच्छे खेल के मैदान के रूप में विकसित करेंगे और इसमें एक जिम हॉल बनवाएंगे और बच्चों के लिए और दूसरी सुविधाएं जो है जिम सेट वगैरह ये दिलवाएंगे। इस गांव में बच्चों के खेल के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। देखिए, ये तो लगभग 15 लाख रुपए की लागत से तो ये 4 द्वारी बनेगी और उसके बाद में 16,23,000 का एस्टिमेट है उसका हॉल का और बाद में जिम का सामान वगैरह आएगा, जितना पैसा जरूरत पड़ेगा। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सरस्वती नदी को फिर से धारा पर प्रभावित करने की योजना को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत ही आदि बद्री में कुरुक्षेत्र तक सरस्वती नदी में पानी को पहुंचाया दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार धीरे धीरे पानी पूरी तरह प्रभावित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से सरस्वती नदी को फिर से धरातल पर प्रभावित करने के लिए योजना तैयार की गई है। इस योजना के अनुसार आदि बद्री में विशाल डैम भी बनवाया जाएगा। इस डैम के लिए हिमाचल प्रदेश के
इस डैम के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ 21 जनवरी को एक प्रस्ताव का हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने के बाद करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को भी शुरू कर दिया जाएगा। सर्व जातीय खा फोगाट 19 और गांव झिंझर और गांव फोगाट की मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि भाई किसान आंदोलन चला था, उस किसान आंदोलन 1 साल 3 महीने करीब चला था। तो हमारी खाप ने भी जैसे 2 दिसंबर 2020 को किसान आंदोलन का टिकरी बॉर्डर पे जाके समर्थन किया था। तो भाई उस सिलसिले में हमारी खाप के पास जो भी आर्थिक सहयोग आया था, उस आर्थिक सहयोग के बारे में भाई क्या खर्च हुआ, क्या आमदनी हुई, कितना बैलेंस बाकी है, उन सब के बारे में भाइयों को बताया और हिसाब पढ़ के सुना। सारी खापों से विवाद करांगे। ऐलनाबाद में 134A के तहत विभिन्न निजी स्कूलों में दाखिले को लेकर प्रयासरत अभिभावकों ने लामबंद होना शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर शहर की सनातन धर्मशाला में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर अभिभावक संघ कोर्ट की शरण भी लेगा। वहीं सोमवार से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना भी दिया जाएगा। इस धरने में सभी अभिभावक भाग लेंगे। अब मुद्दा ये है कि जिन बच्चों का 134 के तहत एडमिशन हो चुका है उनको सुचारू रूप से पढ़ाई जारी रहे, इसलिए स्कूल वाले ने अभी तक बच्चों को ऑनलाइन क्लास में नहीं जोड़ा है। तो हम बार बार ये ऑफिस के अंदर भी गए, शिक्षा विभाग में एप्लीकेशन दे के आए हैं भी हमारे बच्चों को जो है सुचारू रूप से कार्य नहीं करवा रहे हैं। तो हमारे बच्चों का जो है जिनका एडमिशन हो चुका है उनको स्कूल वाले सुचारू रूप से गृह कार्य या स्कूल वर्क जो भी है उनका ऑनलाइन सिस्टम है उनके अंदर जोड़ा जाए। खबर चरखी दादरी से है, जहां चरखी दादरी में सर्व कर्मचारी यूनियन ने मीटिंग की, जिसमें से 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श भी किया गया। जिला प्रधान राम कुमार घिकाड़ा ने बताया कि सभी पदाधिकारियों को हड़ताल को सफल बनाने को लेकर सुझाव दिए गए हैं। वहीं राजकुमार घिकाड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सभी लंबित मांगों को पूरा किया जाएगा और निजीकरण प्रणाली को बंद भी किया जाएगा। तो ये हड़ताल है आज तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक हड़ताल। सर्व कर्मचारी संघ ने पूरे प्रदेश में जिलों की विस्तारित मीटिंगें हो रही हैं। आने वाली 23-24 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें देश के लगभग 10 ट्रेड यूनियनें छोड़ के बीएमएस को बाकी जितने भी संगठन हैं ट्रेड यूनियन के, कर्मचारियों के, किसानों के, सभी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। उसकी तैयारी के लिए आज हमें हमारे जिले के सर्व कर्मचारी संघ जिला कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है और उसकी तैयारी के लिए हम आने वाली इस 23-24 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसको कामयाब बनाने के लिए पूरे तन मन धन से 100% इसको सफल बनाएंगे। कर्मचारी संगठनों ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। हम बाकायदा इसको नोटिस डे भी मनाएंगे। हम सरकार को नोटिस भेज रहे हैं और इस हड़ताल के जो प्रमुख मुद्दे हैं, तो जो सरकारी महकमों का बड़ी तेजी के साथ निजीकरण किया जा रहा है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। अगर महकमे बंद हो जाएंगे तो बेरोजगार के लिए रोजगार भी खत्म हो जाएगा। हमारे प्रमुख मुद्दे हैं कि सरकारी महकमों के निजीकरण पर रोक लगे, सभी प्रकार का कच्चा कर्मचारी पक्का हो, समान काम समान वेतन है, पुरानी पेंशन का है और जो बकाया है। इसके अलावा क्लरिकल का बड़ा मुद्दा है कि उसका 35,400 वेतन।
कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज ललित बत्रा ने रामस्वरूप ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए जज ललित बत्रा ने कहा कि प्रेरणा वृद्धाश्रम में चलाए जा रहे समाज सेवा के अनेक प्रकल्प अद्वितीय और असाधारण है और ऐसे में समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरणा संस्थान ने अपनी एक अहम ही भूमिका निभाएगी। रामस्वरूप ऑडिटोरियम के उद्घाटन के अवसर पर कुरुक्षेत्र के सेशन जज अजय शारदा, प्रेरणा के संस्थापक अध्यक्ष और ट्रस्ट के चेयरमैन जज भगवान सिंगल, ट्रस्टी ज्वेल सिंगला, आदित्य सिंगला, प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खुंगर समेत तमाम लोग भी यहां पर मौजूद रहे। मेरा तो केवल एक ही संदेश ये है कि जो यहाँ जो वृद्धाश्रम प्रेरणा ने बना रखा है, यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं और हमारे वृद्ध हैं, वो कोई सा भी कारण रहा हो कि वो यहाँ के रहने के लिए आए हैं, उनको जो सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं रहने की, खाने पीने की, उसके अलावा जो है बोर्डिंग और लॉजिंग के जो अलावा जो है कि वो मिलकर बैठें सुबह और शाम, वो सत्संग करें, उनके लिए यहाँ पर जो अध्यात्म केंद्र बनाया गया है। कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड स्थित एक होटल में फिनिक्स क्लब की नई टीम 2022 के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सुभाष सुधा ने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में ये उनका अथक प्रयास और सामाजिक संस्था फिनिक्स क्लब की अहम भूमिका है। इससे फिनिक्स क्लब हमेशा समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहती है। यही वजह है कि समाज सेवा के क्षेत्र में इतने कम समय में फिनिक्स क्लब ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। वासियों को दस्या विधायक के नाम से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने लगातार हमारी बहुत बड़ी महामारी या क्षेत्र में फैली उसके बहुत से प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंदर चलाए। किस प्रकार से नीति की द्वार, अभी इन्होंने एक वैन भी दी शमशान घाट में, देख रहा था, चाहे पौधारोपण का कार्य है, चाहे बच्चों को बुक्स देने का कार्य है, बहुत से कार्य बहुत किए। और आज इंस्टॉलेशन फंक्शन उनका हुआ, जिसके अंदर बड़े भाई रीत अग्रवाल जी को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, सिंगला जी के सेक्रेटरी और कैशियर हमारे हर्षेश वधवा जी है। नई टीम जो आगे बढ़ गई। जहां पलवल से जयपुर चलने वाली रोडवेज बसों को पिछले कई दिनों से उन्हें मुश्किलों का सामना उठाना पड़ रहा है। जहां साल कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, तो वहीं अब विभाग ने घाटे से उबरने के लिए दोबारा से इस रूट पर रोडवेज बस सेवा को बहाल करने का फैसला लिया है। बसों को सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि खबर पलवल से है, जहां बस सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। ये बस हम कोविड की वजह से हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी। इस बस को हम सोमवार से दोबारा से चालू करने जा रहे हैं और इस बस का टाइम यहाँ से 5:30 बजे होगा सुबह, अर्ली मॉर्निंग, और जयपुर से वापसी 12 बजे चलेगी। तो यात्रियों को किस तरह से सुविधा मिलेगी? यात्री की परेशानी की वजह से ही इस गाड़ी को चलाया गया है। आने जाने में जो यात्री जयपुर की तरफ जाएंगे, सबको इस गाड़ी का चलने से लाभ। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।